पॉड भारती। पॉड भारती। श्रोता मित्रों, सोपान के चौथे अंक में आपका स्वागत है। सोपान में हम बात करते हैं नौकरी, व्यवसाय, उद्यमिता और मोटिवेशन के बारे में, ताकि हम आपके करियर में समृद्धि की सीढ़ी बनकर मदद कर सकें। मेरे करियर की शुरुआत में मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी थी, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आप वो गलती ना करें। हेलो पॉड भारती के श्रोताओं, मैं हूं अंकुर वारिक। मैं अगर कोई भी काम करता था तो मुझे ये लगता था कि अगर इसमें कोई भी एरर होगा तो जब मेरे मैनेजर इसको रिव्यू कर रहे होंगे वो मुझे इस एरर के बारे में बता देंगे, मैं उस एरर को ठीक कर दूंगा। एंड दैट इज हाउ आवर रिलेशनशिप इज, कि मेरे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे को मेरी गलतियों के बारे में बताना और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन गलतियों को ठीक करना। गलत। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे काम को एरर फ्री रखना एंड मेरे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे काम को एलिवेट करना, इंप्रूव करना। अगर मुझे यह लगता रहेगा कि कोई मेरी गलतियों को ढूंढकर मुझे बताएगा और फिर मैं उनको कलेक्ट करूंगा, मेरे पास कोई भी इंसेंटिव नहीं होगा उन गलतियों को फिक्स करने का। डोंट मेक दैट मिस्टेक। बात इन्वेंशन यानी आविष्कार की हो या फिर इनोवेशन यानी नव परिवर्तन की, आम धारणा यह है कि ये एक कठिन और स्पेशलाइज्ड कार्य है, सबके बस की बात नहीं। लेखिका जीएन लिएटका इसे मिथ ऑफ मोजेस पुकारती हैं। हमें लगता है कि आविष्कार या नव परिवर्तन के लिए कोई मसीहा आएगा जो समुद्र की लहरें पाट कर प्रकट होगा। दुनिया उत्साह से चीख उठेगी। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। और मसीहा अपनी हथेली पर एक नया चमत्कारी प्रोडक्ट लेकर उद्घोष करेगा, In this whole new digital music revolution, there is no market leader. There are small companies like Creative and Sonic Blue, and then there's some large companies like Sony that haven't had a hit yet. They haven't found the recipe. No one has really found the recipe yet. And we are introducing a product today that takes us exactly there, and that product is called iPod. श्रोता मित्रों, आप जानते ही होंगे कि 2001 में जारी आईपॉड पहला पोर्टेबल संगीत उपकरण नहीं था। दरअसल सोनी के 1969 में जारी वॉकमैन का सूत्र वाक्य था, म्यूजिक एनीवेयर एनी टाइम। आईपॉड पहला उपकरण भी नहीं था जिसने आपकी जेब में सैकड़ों गाने रखे। उस समय बाजार में MP3 डिवाइसेस थे। ऑनलाइन संगीत साझा करने के प्लेटफॉर्म आईट्यून के हिसाब से भी नैपस्टर और काजा पहले आए थे। पर जिस बात ने आईपॉड को इनोवेटिव बनाया कि इसने डिजाइन, एर्गोनॉमिक्स और उपयोग में आसानी के तीनों तत्वों को एक ही डिवाइस में प्रस्तुत किया और फिर इसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जो उस डिवाइस के संगीत को अपडेटेड रखता था। और इस प्रक्रिया में उन्होंने संगीत उद्योग में क्रांति ला दी। जिस दशक में हम हैं, वहां इनोवेशन और इन्वेंशन के लिए किसी चमत्कार का इंतजार नहीं किया जाता। किसी भी अन्य काम की तरह यह भी एक प्रक्रिया है जिसे सीखा जा सकता है और जिसका अनुसरण किया जा सकता है। अनेक संस्थान डिजाइन थिंकिंग जैसी पद्धति अपना रही हैं। वे अपने कर्मचारियों को यह बता रही हैं कि नो आइडिया इज ए बैड आइडिया। उन्हें अपने नियमित काम के समय से 15% टाइम अपने कल्पना के घोड़ों को हवा देने के लिए प्रोत्साहन दे रही हैं। उनको ये बता रही हैं कि असफलता यानी फेलियर कोई बुरी बात नहीं, बल्कि सीखने का एक और मौका है। जब बात इन्वेंशन की हो तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी बौद्धिक संपदा अधिकार का जिक्र होता ही है। इस संदर्भ में कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट का भी जिक्र होता है। पेटेंट आविष्कारकर्ता को उसका अधिकार देता है। पर पेटेंट है क्या?
इस पर गहन चर्चा के लिए मैंने मदद ली दिल्ली निवासी आलोक गोविल से, जो स्वयं अनेक पेटेंट प्राप्त कर चुके हैं। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस के स्नातक आलोक संप्रति अमेजॉन वेब सर्विसेज में प्रिंसिपल इंजीनियर पद पर कार्यरत हैं। पेटेंट विषय पर इस बातचीत में व्यक्त की गई राय सर्वथा निजी है। मैं और आलोक अपने नियोक्ता का प्रतिनिधित्व नहीं करते। पॉड भारती सोपान में आपका स्वागत है आलोक। आपके परिचय से शुरुआत करते हैं, अपने बारे में कुछ बताएं और हमारे श्रोता खासतौर पर यह भी जानना चाहेंगे कि पेटेंट के क्षेत्र में आपकी रुचि कैसे जागृत हुई। धन्यवाद मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। मेरे फादर एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रहे हैं। उन्होंने मेरे को, जब मैं दूसरी कक्षा में था तभी मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ानी शुरू कर दी थी। तो उसके बाद जब मैं छठी क्लास में था तो उन्होंने मेरे को एक छोटा सा कंप्यूटर ला के दिया, जिससे मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी। तो मेरा अर्ली चाइल्डहुड से ही टेक्नोलॉजी, वेदर कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो, वो मेरा पैशन बन गया और मैं हर चीज़ में डिटेल में घुसता रहा। तो इस तरह से मेरी बिगनिंग हुई। इंडिया में पहली मेरी जॉब थी वो सॉफ्टवेयर की फील्ड में थी। उस समय पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा करना चाहता था, तो उस रीज़न से मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि मैं यूएस में जाके कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल ढूंढूं। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। तो मैं यूएस चला गया, वहाँ से मैंने मास्टर्स ऑफ साइंस करी इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया। एंड उससे वही जो मैं चीज़ चाह रहा था कि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में एक जॉब मिले, वो मुझे मिला। तो मैंने फिलिप्स रिसर्च में R&D में ज्वाइन किया और वहाँ पे ना केवल इलेक्ट्रॉनिक्स भी मैं कर रहा था, बट वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी मैं करता रहा। तो मैंने उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के अलावा थोड़ा बहुत मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थोड़ा बहुत ऑप्टिक्स, इन सब के उसके भी प्रोजेक्ट किए। और इसी दौरान मेरी सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग एंड टू एंड बढ़ती चली गई और भी पेटेंट्स, इन्वेंशंस भी करने में सफल हुआ। कुछ टाइम बाद मैंने एक अपनी स्टार्टअप क्रिएट करने की भी कोशिश करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में, जबकि उसका कुछ हुआ नहीं, बट इट वाज ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मैंने बहुत कुछ सीखा उससे। फाइनली आई जॉइंड अमेजॉन में अभी मेरे को करीब 6 साल हो गए हैं काम करते हैं। आई एम वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इंजीनियर और यहाँ पे मैं कंप्यूटर विजन AI की फील्ड में काफ़ी बेसिकली काम कर रहा हूँ। अब तक अभी लगभग मेरे 20 साल के करियर में मैं 80 से ऊपर पेटेंट्स एप्लीकेशन सबमिट कर चुका हूँ, जिसमें 43 पेटेंट्स US में और कई अदर कंट्रीज में अप्रूव्ड भी हैं। इस दौरान मैंने कई सारे पेटेंट लॉयर्स के थ्रू सबके साथ काम किया है। मैंने पेटेंट्स के प्रोसेसेस को डिटेल में समझा है। कुछ फेलियर्स भी रहे इस प्रोसेस में, जब कुछ अच्छी इन्वेंशंस पेटेंट नहीं हो सकी। शुक्रिया आलोक, आपका करियर बहुत ही प्रेरणास्पद है। अब पेटेंट पर ही फोकस करते हुए एक बहुत ही सरल सवाल पूछना चाहूंगा, जो शायद इस विषय पर जानकारी न रखने वाले मेरे जैसे श्रोताओं के मन में भी होगा कि आखिरकार पेटेंट होता क्या है और इसकी जरूरत क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बिकॉज इसके बारे में ना केवल कम लोग जानते हैं, बट कुछ लोग जो जानते हैं उनको भी कुछ गलत फहमियाँ रहती हैं। पुराने ज़माने में ह्यूमन काइंड की डेवलपमेंट हुई, पेटेंट्स ऑब्वियसली कुछ नहीं होते थे, राइट। बट टेक्नोलॉजी की जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, लोग इन्वेंशंस करते थे। इन्वेंशंस करने के लिए परिश्रम की ज़रूरत होती है, मेहनत की ज़रूरत होती है, कभी कभी इन्वेस्टमेंट भी बेसिकली लगती है। आप सबने एडिसन का ऑब्वियसली नाम सुना होगा। तो उनका एक पूरा लैब चलता था जिसमें उन्होंने बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दी हुई थी और वो कई तरह से एक्सपेरिमेंट करते थे। तो जो लोग इन्वेंशंस इस तरह से करते हैं, जो वो मेहनत करते हैं, उनका कुछ इनाम उनको वापस मिले, उस पर्पस से क्या होने लगा था कि इन्वेंटर्स जो हैं वो अपनी इन्वेंशंस अपने तक ही सीमित रखते थे। तो जैसे कि आप जानते हैं कोक का फॉर्मूला है, वो एक ट्रेड सीक्रेट है। तो ट्रेड सीक्रेट की फॉर्म में वो लोग बेसिकली रखा करते थे, बिकॉज अगर मैंने कुछ इन्वेंट किया और वो सबको पता लग गया तो वही चीज़ हर कोई बेसिकली बना के उसको मार्केट में रख सकता है, विच इज़ ओके एज सच, उसमें कोई नुकसान नहीं है। बट उसमें जो एक इन्वेंटर के लिए इंसेंटिव था वो कम हो जाता है, क्योंकि अगर वो जितनी R&D में मेहनत कर रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं, वो अगर रिकवर नहीं होगा तो वो उतना इफेक्टिव काम नहीं कर सकता है। इसकी बजाय कि वो लोग इन्वेंशन अपने तक ही सीमित रखें, सिस्टम बनाया गया कि इन्वेंटर्स को एक लिमिटेड टाइम तक वो बेनिफिट मिले, बट वो जो इन्वेंशन है वो सबको डिस्क्लोज करे, जिससे बाकी लोगों को भी नई समझ मिले, और वो एक लिमिटेड टाइम तक दिया गया।
इसलिए बेसिकली पेटेंट्स के बारे में 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं जो कि अजीब-सी लगती हैं, बट पेटेंट जो हैं वो कुछ साल तक वैलिड होते हैं, टिपिकली 20 साल तक। आइडिया यही है कि इस बीच में जो इन्वेंटर हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपनी मेहनत की रिकवरी कर लें। उसके बाद पेटेंट की जो इन्वेंशन है इट बिकम्स अवेलेबल टू ऑल ऑफ ह्यूमन काइंड, बजाय कि वो इन्वेंटर जो है उसको पूरे टाइम ट्रेड सीक्रेट बन के उसी पे ही रॉयल्टी बनाते रहें। और इसी रीज़न से जब आप पेटेंट फाइल करते हैं तो 1.5 साल के पीरियड के बाद, इवन बिफोर द पेटेंट एक्चुअली गेट्स ग्रांटेड, आपकी इन्वेंशन जो है वो पब्लिकली डिस्क्लोज कर दी जाती है। ऑफिशियली जो पेटेंट ऑफिस है वो ही डिस्क्लोज करेंगे, वाइल गिविंग यू द राइट्स कि भाई ये इन्वेंशन है, बट वो इन्वेंशन क्या है, कैसे काम करती है, वो पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाता है, क्योंकि वही उसका पर्पस है पेटेंट्स। अब पेटेंट्स होने से कई बारी कुछ कंपनीज, कुछ इंडिविजुअल प्रोसेस को अब्यूज़ भी कर लेते हैं। कई बार देखा गया है कि कुछ कंपनीज पेटेंट्स इसलिए खरीदती हैं कि वो दूसरी कंपनीज को स्यू कर सकें, उन पे लॉसूट फाइल कर सकें। दैट इज़ नॉट द इंटेंशन ऑफ द पेटेंट्स। पेटेंट्स की इंटेंशन है जिससे R&D एक्सेलरेट हो, क्योंकि जो R&D करते हैं, जो इन्वेंटर्स हैं, वो अगर उसका लाभ नहीं उठा सके तो उनको कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा कि वो कुछ बनाए। इनफैक्ट कॉपीराइट्स का भी ओरिजिन इसी प्रकार से हुआ था। जी बिल्कुल, ये बात सही लगती है कि अनुसंधान और खोज करने के लिए एक उद्देश्य या इंसेंटिव की जरूरत तो हर किसी को होगी। ये बताएं आलोक कि पेटेंट प्रदान कौन करता है? क्या विभिन्न देशों की सरकारें पेटेंट प्रदान करती हैं या फिर ये किसी वैश्विक संस्था का काम है? हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे मिथ्स लोगों के पास रहते हैं। तो पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता जो कि इंटरनेशनल पेटेंट कहलाया जाए। देयर आर इंटरनेशनल बॉडीज़ जो कि प्रोसेस में हेल्प करती हैं, बट ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होती कि आपने पेटेंट एक इंटरनेशनली फाइल कर दिया, ठीक है, जो कि अब हर कंट्री में वैलिड है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जिस भी कंट्रीज़ में आपको पेटेंट प्रोटेक्शन चाहिए, आपको उस हर कंट्री में अलग-अलग से पेटेंट फाइल करना पड़ता है। ज़्यादातर कंट्रीज़ में जहाँ की पेटेंट्स का सिस्टम का सपोर्ट है, जो कि हर कंट्री में है भी नहीं, वहाँ पर कुछ ना कुछ बॉडी गवर्नमेंट की सेटअप होती है, जो कि आपको ये राइट्स ग्रांट करती हैं। अगर आपका बेसिकली ये है कि आप इन्वेंशन को से भारत में ही चैनलाइज़ करना चाहते हैं, आपका कोई प्लान नहीं है उसको बाहर कुछ करने का, अगर आप नहीं समझते हैं कि बेसिकली जो मैंने इन्वेंशन करी है उसको कोई यूएस में भी, ताइवान में भी, कोरिया में भी, किसी भी कंट्री में भी लोग उसको यूज़ करें तो आपको उससे कोई आपत्ति नहीं है, तो आप खाली इंडिया में ही फाइल कर सकते हैं। व्हाट दिस ऑल्सो मीन, जैसे कि मैंने बताया कि पेटेंट जब एक बार आप फाइल करते हैं तो करीबन 1.5 साल बाद इन्फॉर्मेशन उसकी पब्लिकली रिलीज़ कर दी जाती है। तो इसका मतलब ये भी होता है कि आपने सपोज़ 5 कंट्री में पेटेंट फाइल कर दिया है, बट आपने बाकी कंट्रीज़ में नहीं किया है, तो 18 महीने बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन उन बाकी कंट्रीज़ के लोगों को भी मिल जाएगी और वो उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो पेटेंट एज़ आई सेड कि गवर्नमेंट की कोई ना कोई बनाई हुई एंटिटी होती है जो कि पेटेंट ग्रांट करती हैं। और इंटरेस्टिंगली उसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपको सपोज़ कोई पेटेंट मिला, तो दैट बाय इटसेल्फ डज़ नॉट मीन कि अब हर कोई बेसिकली कोई भी उस पेटेंट की इन्वेंशन को एक्सरसाइज़ नहीं करेगा। कंपनीज़ और इंडिविजुअल्स कैन स्टिल मेक यूज़ ऑफ इट। आपको क्या दिया जाता है जो पेटेंट ग्रांट, पेटेंट राइट से बेसिकली मिलता है, वो ये होता है कि आप अब उस कंपनीज़ को या उस इंडिविजुअल को चैलेंज कर सकते हैं इन द कोर्ट। तो पेटेंट्स इस तरह से एक काइंड की रजिस्ट्री है जहाँ पे आपने अपनी इन्वेंशन बता के उसकी सारी डिस्क्रिप्शन दे के सिस्टम में डाल दी है, जिससे कि ये साबित किया जा सके कि आपके पास ये ऐसी इन्वेंशन बेसिकली थी कि कोई और अगर उस पेटेंट की इन्वेंशन को एक्सरसाइज करता है तो अभी गवर्नमेंट्स किसी भी कंट्री की उस कंपनी को नहीं रोकेंगी, राइट, बट गवर्नमेंट्स की ओर से आपको एक पेटेंट ग्रांट की फॉर्म में एक राइट दे दिया गया है कि अब आप उस पेटेंट को यूज़ करके उन कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। पहले उनसे नेगोशिएट करें कि कैसे आप चाहते हैं, नेगोशिएट करके फेल हो जाता है नेगोशिएशन, तो आप बेसिकली उस कंपनी पे, इंडिविजुअल पे लॉ सूट भी बेसिकली कर सकते हैं। बट अगेन दोज लॉ सूट्स विल नीड टू बी फाइल्ड इन दो स्पेसिफिक उन्हीं कंट्रीज में जहाँ पे आपका पेटेंट रजिस्टर्ड है। जहाँ जिन कंट्री में आपने पेटेंट फाइल किया ही नहीं, वहाँ आपके पास कोई राइट नहीं है। पेटेंट कितने प्रकार के होते हैं आलोक? क्या ये केवल तकनीकी आविष्कार पर ही दिए जाते हैं? हाँ जी, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। तो पेटेंट्स जो सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं वो उनको कहा जाता है यूटिलिटी पेटेंट्स। तो इसमें टिपिकल जो भी आप इन्वेंशन देखेंगे एडिसन वगैरह की, तो वो उसी यूटिलिटी प्रकार के पेटेंट्स में आती हैं।
टेक्नोलॉजी हो, नॉन टेक्नोलॉजी हो, कोई बिजनेस प्रोसेसेस हो, तो ज़्यादातर वो यूटिलिटी पेटेंट्स ही बेसिकली लाइक होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी का कोई अलग तरह का पेटेंट होगा, उस तरह से टिपिकली नहीं होता है। बट यूटिलिटी पेटेंट के अलावा कुछ और भी पेटेंट टाइप्स होते हैं। एक को कहा जाता है डिज़ाइन पेटेंट्स। डिज़ाइन पेटेंट जो हैं दे आर मोर अबाउट कि आपका प्रोडक्ट दिखता कैसे है, लुक एंड फील ऑफ इट। तो जैसे कि एप्पल ने जब आईफ़ोन पहला निकाला तो उन्होंने उस तरह का एक डिवाइस को जो है उसको डिज़ाइन पेटेंट भी उसका फ़ाइल किया। इसी तरह से अगर आप कोई अलग ही यूनिक तरह की शेप दे रहे हैं अपनी डिवाइस को, तो उसको आप डिज़ाइन पेटेंट फ़ाइल कर सकते हैं। बट ये कम ही कॉमन प्रैक्टिस रहती है डिज़ाइन पेटेंट फ़ाइल करने की। इसके अलावा कुछ अलग भी तरह के पेटेंट्स होते हैं जैसे प्लांट पेटेंट्स, जिसमें कि अगर आपने कोई प्लांट्स मॉडिफ़ाई करके कुछ बनाया, अगर प्लांट नेचुरली अगर करता है तो ऑब्वियसली आप उसका पेटेंट नहीं फाइल कर सकते हैं, बट अगर आपने कुछ बेसिकली स्पेशल कुछ क्रिएट करके कुछ बनाया है, तो आप प्लांट पे ही पेटेंट फाइल कर सकते हैं, जहाँ पे आप उसको मैन्युफैक्चर भी नहीं करेंगे, जहाँ पे आप खाली सीड डाल देंगे वो प्लांट उग जाएगा, उसका भी आप पेटेंट कर सकते हैं। तो उस तरह के पेटेंट जनरली बायोकेमिकल बायोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री बेसिकली फाइल करेंगी। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ऑब्वियसली उसका ज़्यादा कुछ भी यूज़ नहीं होता है। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में यूटिलिटी पेटेंट सबसे ज़्यादा कॉमन है और कभी-कभी आपको डिज़ाइन पेटेंट्स देखने को मिलेंगे। क्या पेटेंट के लिए आवेदन करने की कोई योग्यता होती है? पेटेंट प्रदान करने के क्राइटेरिया यानी मानदंड क्या होते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कोई भी पेटेंट फाइल कर सकते हैं, इवन माइनर्स भी पेटेंट फाइल कर सकते हैं, मेल हो, फीमेल हो, कोई जेंडर कुछ स्पेसिफिक नहीं है। एज़ फार एज़ आप एक ह्यूमन हैं, आप पेटेंट बेसिकली फाइल कर सकते हैं। उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप किसी और की इन्वेंशन पे पेटेंट फाइल नहीं कर सकते। तो आप जो हैं खुद ही इन्वेंटर होंगे, ऑब्वियसली आप तभी उस पे पेटेंट फाइल करेंगे। ये इनफैक्ट एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि जितने भी इन्वेंटर हैं वो सब इंक्लूडेड हों पेटेंट एप्लीकेशन में, और जो कोई इन्वेंटर नहीं है वो ना इंक्लूडेड हो। तो उस लिस्ट को एक्यूरेट बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आपने उसमें कुछ गलती करी है, तो दैट बाय इटसेल्फ इज़ अ ग्राउंड फॉर डिसमिसल ऑफ अ पेटेंट। तो अगर आपने बेसिकली कोई पेटेंट फाइल किया और मैं भी उस पेटेंट में इन्वेंशन में बेसिकली पार्टिसिपेट मैंने किया था, राइट, बट आपने मेरा नाम नहीं डाला, तो ना केवल मैं बट जो थर्ड पार्टी कंपनी जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं वो भी आपको बेसिकली कर सकते हैं कि भी पेटेंट ये इनवैलिड है, इस रीज़न से कि आलोक भी इन्वेंटर थे, उनको इंक्लूड नहीं किया, राइट, या फिर बेसिकली आप इंक्लूड हो गए हैं जबकि आप इन्वेंटर नहीं हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर इन्वेंटर को बेसिकली डालें और उसके अलावा कोई भी नहीं। बट अगर आप किसी और की इन्वेंशन लेके फाइल करते हैं तो ऑब्वियसली यू आर नॉट एलिजिबल टू बेसिकली लाइक फाइल। ये मुद्दा अब एक वर्ल्ड के आगे ओपन है कि अगर आपने कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया और वो कंप्यूटर प्रोग्राम इन्वेंशन कर देता है, तो उस केस में क्या कंप्यूटर को इन्वेंटर बनाया जाए या ना बनाया जाए? उस केस में क्या वो इन्वेंशन भी कहलाएगी कि वो एक कंप्यूटर की करीबी कैलकुलेशन कहलाएगी? ये मुद्दे कुछ-कुछ अभी ओपन है। पेटेंट फाइलिंग के लिए जो इन्वेंशन के क्राइटेरिया होते हैं उसके बारे में भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा और कुछ मिथ्स भी क्लियर करूँगा। तो पेटेंट्स के बारे में 3 मेन क्राइटेरिया होते हैं जिनको समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। वो आसान है बट उसमें कई सारे नुआंसेस भी कभी-कभी होते हैं। एक क्राइटेरिया है नॉवेल्टी। साधारण भाषा में बोलें तो वो पेटेंट नया होना चाहिए, इन द सेंस इन्वेंशन नई होनी चाहिए। अगर वो इन्वेंशंस बहुत टाइम से पहले से ही एग्जिस्टिंग है, तो उस पे आप पेटेंट नहीं फाइल कर सकते हैं। तो जैसे कि कॉमन एक एग्जांपल बोला जाता है हमारे हिंदुस्तान में, कई बार कहते हैं कि भाई हल्दी जो है टर्मरिक वो बहुत पहले से हिंदुस्तान में थी, बट वो फिर भी यूएस ने पेटेंट करने की कोशिश करी। वेल ऐसा टेक्निकली नहीं वैलिड होता है, क्योंकि जो कुछ लिटरेचर में अवेलेबल है जो कि बहुत टाइम से लिखा हुआ है वो पब्लिक नॉलेज कहलाती है। तो अगर कोई किसी कंपनी ने एज इट इज टर्मरिक को लेके पेटेंट फाइल किया है तो वो उसी ग्राउंड्स पे चैलेंजेबल बेसिकली होता है। तो पेटेंट्स के लिए नॉवेल्टी एक की क्राइटेरिया है कि भाई कि अगर वो इन्वेंशन ऑलरेडी कोई कर रहा है तो उस पे आप ही कर रहे थे चाहे 20 साल पहले, तो आप उस पे पेटेंट्स बेसिकली नहीं फाइल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो द रीज़न कि अगर कोई चीज़ पेटेंट हो चुकी है ऑलरेडी, किसी ने पेटेंट करी हुई है, से आपने कोई पेटेंट किया, तो मैं उसी चीज़ को लेके दोबारा पेटेंट नहीं कर सकता बिकॉज वो अब नॉवल नहीं है। तो इसी तरह से बेसिकली अगर किसी ने कोई वेबसाइट पे ही कोई इन्वेंशन डिस्क्राइब कर रखी है तो वो उसकी नॉवेल्टी ख़त्म हो गई, अब आप उसको नहीं फाइल कर सकते हैं। जो सेकंड क्राइटेरिया है जो कि सबसे ज़्यादा ट्रिकी है, दैट इज़ नॉन ऑब्वियसनेस। वो ये कहता है कि भाई कि पेटेंट जो आप कर रहे हैं वो ऐसी ही चीज़ नहीं है कि भाई आप कोई भी बेसिकली कभी भी उस चीज़ को सोच ले। तो कुछ ना कुछ उसमें पेटेंट में ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि ऑब्वियस नहीं है, जिससे कि हर कोई बेसिकली उसको ना सोच सके।
इसमें थोड़ा-सा चैलेंज ये उठता है कि कैसे उसको डिफ़ाइन करें कि नॉन ऑब्वियस है कि नहीं है, क्योंकि चीज़ जो एक आज की तारीख में नहीं ऑब्वियस है, वो कल की तारीख में ऑब्वियस हो जाएगी। आज हम देखते हैं सारी टेक्नोलॉजीज़, वही चीज़ 20 साल पहले किसी ने नहीं सोची थी, राइट? इसी तरह से कोई चीज़ एक इंसान को ऑब्वियस हो सकती है, दूसरे इंसान को नहीं ऑब्वियस हो सकती। तो कोर्ट्स ओवर द टाइम फॉर लास्ट सेवरल डिकेड्स 40-50 साल तक उन्होंने इस चीज़ पे स्ट्रगल किया है कि ऑब्वियसनेस को हम कैसे डिफ़ाइन करें, और उसकी वेरी क्लियर आंसर अभी भी नहीं है। तो मैं ये भी उसमें कहूँगा कि कई बारी इन्वेंटर्स जो कि स्मार्ट होते हैं, उनको लगता है कि ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है और वो पेटेंट नहीं फाइल करते हैं, जबकि बिहाइंड द सीन्स असलियत ये हो सकती है कि वो उनके लिए ऑब्वियस है, बट एक आम आदमी के लिए जो कि उस टेक्नोलॉजी से फ़ैमिलियर भी है, उसके लिए ऑब्वियस नहीं है। तो इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आपके पास कोई इन्वेंशन आती है, तो आप अपनी टीम से, अपने लॉयर से डिस्कस ज़रूर करें, और जो कि एक्सपीरियंस हो उस टेक्नोलॉजी में, जिससे वो आपको बता सकें कि वो क्या किधर ऑब्वियस है कि नहीं। थर्ड बेसिकली थिंग क्राइटेरिया इज़ देयर व्हिच इज़ कि उसकी यूटिलिटी क्या है, और यूटिलिटी आज की तारीख में है, राइट? तो अगर कोई चीज़ आप ऐसी इन्वेंट कर रहे हैं जिसकी कोई यूज़फुलनेस ही आप नहीं बता सकते हैं, तो उसका उसका कोई सोसाइटी के लिए कोई गेन नहीं है, तो सोसाइटी आपको किस बात पे उसके लिए कोई इंसेंटिव बेसिकली दे, तो उसकी यूटिलिटी होना ज़रूरी है। तो अगर उसका एग्ज़ाम्पल लें, तो कल को आप कहते हैं कि भई मैंने ये नया तरह का बॉम्ब बनाया है, तो somebody may actually refuse that patent saying कि भाई ये तो सोसाइटी के लिए यूज़फुल चीज़ नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली लाइक हर्टफुल फॉर द सोसाइटी, जबकि उसमें आपकी कोई इन्वेंशन भी हो सकती है। तो यूज़फुलनेस ऑल्सो बिकम्स वन क्राइटेरिया, ऑल्दो उस पे यूटिलिटी पे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, कभी भी कोई पेटेंट जनरली चैलेंज नहीं किया जाता है। आप पेटेंट फाइल करेंगे, आप उसमें मेहनत कर रहे हैं, उस पे खर्चा कर रहे हैं, तो पेटेंट ऑफिस यही मान के चलते हैं कि इसकी यूज़फुलनेस तो है ही, तभी आप ये सब कर रहे हैं। तो यूज़फुलनेस पे कभी चैलेंज नहीं होता है, ज़्यादातर चैलेंजेस नॉवेल्टी और नॉन ऑब्वियसनेस पे आते हैं। कुछ एडिशनल रिमार्क मैं इन क्राइटेरियाज़ पे डालूँगा कि ये तीनों चीज़ें एट द टाइम ऑफ इन्वेंशन, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इन्वेंशन होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि भई आज से 10 साल पहले ये चीज़ नई नहीं थी, तो नॉवेल्टी का क्राइटेरिया आज से 10 साल पहले सैटिस्फाई हुआ था। वेल, दैट्स नॉट लाइक वैलिड। इन अ सिमिलर सेंस अगर मैं बोलूँ कि भई आज से 30 साल बाद मेरा जो इन्वेंशन है वो एक रॉकेट बनाने में कामयाब होगी, और रॉकेट एक दूसरी गैलेक्सी पर जाएगा, तो वो आज से 30 साल बाद होगा, तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं मानी जाएगी। आज उसकी यूटिलिटी क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। सो पेटेंट्स क्योंकि एक लिमिटेड पीरियड तक ही वैलिड होते हैं, टिपिकली 20 साल, तो अगर आपकी इन्वेंशन 30 साल बाद जाके काम आएगी, तो उसकी यूटिलिटी वैसे भी बेसिकली कुछ नहीं है पेटेंट फाइल करने की भी, क्योंकि जब तक आपका पेटेंट फाइल होगा, अप्रूव होगा, वो बाय द टाइम उसकी यूटिलिटी निकलेगी, तब तक वो वैसे ही एक्सपायर हो जाएगा। तो ये 3 मेन क्राइटेरिया रहते हैं। तो इसी की वजह से देखा गया है कि कुछ-कुछ चीज़ें मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा जो कि पेटेंट करने के लिए नहीं रिक्वायर्ड हैं। तो कुछ लोग बेसिकली सोचते हैं कि प्रोटोटाइप बनाना ज़रूरी है, प्रोटोटाइप बनाना ज़रूरी नहीं होता है। एज़ फार एज़ आप ये दिखा सकते हैं कि ये चीज़ नॉवल है, नॉन ऑब्वियसनेस है और उसकी यूटिलिटी है, तो वो चीज़ बेसिकली पेटेंटेबल है। प्रोटोटाइप बनाना स्टिल रिकमेंड ज़रूर किया जाता है, जिससे आपको खुद को एक एश्योरेंस मिल जाए कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप खर्चा कर रहे हैं पेटेंट को फाइल करने में, तो वो चीज़ एक रियल हो। और इसी तरह से प्रोटोटाइप करने से ये फ़ायदा होता है कि आप कोई चीज़ मिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो है पेटेंट पूरी तरह से बेसिकली समझाना है कि इन्वेंशन कैसे काम करेगी। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन विथहोल्ड करने की कोशिश करते हैं कि भाई इन्वेंशन ऐसे चल रही है, बट आपने उसका कोई पीस छुपा लिया कि और कोई उसको एक्सरसाइज ना कर सके, तो दैट बाय इटसेल्फ इज़ अ ग्राउंड फॉर डिसमिसल ऑफ द पेटेंट। आपको इन्वेंशन पूरी तरह से समझानी है, जिससे कि कोई एग्जिस्टिंग इंसान जो कि उस फील्ड में रीज़नेबली माहिर हो, वो उसको समझ सकें और उसको प्रैक्टिस कर सकें। मैं रिमाइंड कराऊँगा कि पेटेंट्स का बेसिकली पर्पस ही ये था कि वो इन्फॉर्मेशन आप डिसेमिनेट करें, वो आप सबसे शेयर करें। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन विथहोल्ड कर रहे हैं, तो वो पर्पस ही सर्व नहीं हुआ पेटेंट का। तो इसके अलावा कुछ चीज़ और निकलती हैं कि आप लॉज़ ऑफ फिज़िक्स को पेटेंट नहीं कर सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस को पेटेंट नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि दोज़ थिंग्स आर नॉट कंसिडर्ड नॉवल, कि लॉज़ ऑफ फिज़िक्स तो हैं। न्यूटन यही नहीं आके कह सकता कि ग्रेविटी को मैं पेटेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रेविटी उसके होने से पहले भी थी। आलोक, आपने जिक्र किया था कि पेटेंट पाने के लिए खर्च भी करना पड़ता है, पर इस पर अमूमन कितना खर्च आता है और पेटेंट ग्रांट होने में कितना समय लगता है? हाँ जी। तो पेटेंट्स जो है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, दीज़ आर नॉट प्राइवेट बॉडीज़, तो टिपिकली एक इन्वेंटर के लिए पेटेंट की फ़ीस जो है ज़्यादा की तरफ नहीं रहती है। तो टिपिकली पेटेंट्स की जो फाइलिंग कॉस्ट रहती है, जैसे मैंने यूएस में देखा है, वो $1000 या उससे कम होती है। इट वैरीज़ कि कितना कॉम्प्लेक्स पेटेंट है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है।
इंडिया के केस में तो मैंने और भी सस्ता ही देखा है। आई थिंक करीब 5-10 हज़ार टाइप में पेटेंट बेसिकली सब कुछ हो जाता है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है समझना कि भाई आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका आपको क्या रिटर्न्स लाइक एक्सपेक्टेड है। पेटेंट में जो टाइम लगता है वो टिपिकली 3 से 5 साल का लगता है। ऐसा कोई मतलब कि रूल नहीं है कि 3 साल से जल्दी नहीं होगा या 5 साल से देर नहीं लगेगी। बट टिपिकली किसी भी कंट्री में आप देखें तो 3 से 5 साल पेटेंट फाइलिंग से पेटेंट अप्रूव होने में लग जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक सिनेरियो में एक्सपीडाइटेड प्रोसेसिंग अवेलेबल होती है। एक्स्ट्रा फी पे करके पेटेंट को एक्सलेट करा सकते हैं। अच्छा आलोक, अगर हम किसी नियोक्ता के यहाँ काम करते समय पेटेंट प्राप्त करते हैं, तो पेटेंट फिर किसके नाम पर रहता है? और अगर इससे कोई रॉयल्टी मिलती हो तो वो किसे मिलती है? साथ ही ऐसे हालात में अगर मैं जॉब चेंज करूं, तो भी आविष्कारक के रूप में क्या मेरा पेटेंट पर अधिकार रहेगा? हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उस दौरान आप पेटेंट बेसिकली लाइक फाइल करते हैं, तो टिपिकली जो है वो इन्वेंशन कंपनी को असाइन की जाती है। तो इन्वेंटर तो आप रहेंगे, बट उसका असाइनमेंट कंपनी को होगा। तो जब वो आप पेटेंट फाइल किया जाता है, कंपनी वाले उसी समय पे आपसे वो पेपर्स पे भी साइन करवा लेते हैं, जिसमें कि ये कहा जाता है कि आप उनको कंपनी को असाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, जो क्रेडिट है वो तो आप इन्वेंटर्स को ही जाएगा कि उन लोगों ने वो इन्वेंशन करी। आप अपने नाम पे अपने बायोडाटा में सीवी में लिस्ट कर सकते हैं कि देखो ये मैंने पेटेंट फाइल किया, बट उसकी जो राइट्स हैं वो सारे कंपनी को बिलोंग करें। राइट, टिपिकली क्या होता है, जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, कंपनी उसी समय आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये सब बेसिकली डालती हैं कि जो भी आप इन्वेंट कर रहे हैं वो कंपनी को बिलोंग करेगा, उसकी क्या कंडीशंस हैं, क्या आप अपनी ओर से कुछ पेटेंट फाइल कर सकते हैं जबकि आप कंपनी में एम्प्लॉयड हैं। तो टिपिकली आपको ये मान के चलना चाहिए कि जब आप कंपनी में किसी में काम कर रहे हैं, उसी के दौरान प्रोजेक्ट रिलेटेड आप इन्वेंशन कर रहे हैं, तो वो कंपनी को बिलोंग करेगी। उसका कुछ बेनिफिट कंपनी आपको अपनी पॉलिसीज के हिसाब से देती हैं तो देती हैं, अदरवाइज आपके उस पर कोई राइट्स नहीं होंगे। राइट, बिसाइड्स कि आपका उसमें नाम है। कभी कभी कंपनी इंसेंटिव के लिए ही कभी कुछ प्राइस भी रख देती हैं कि जब पेटेंट फाइल किया गया या जब पेटेंट अप्रूव हुआ तो कुछ बेनिफिट दे दिया जाए। कुछ कुछ ऐसे केसेस भी हुए हैं, जैसे कि ब्लूरे की इन्वेंशन में नाकामुरा नाम के एक इन्वेंटर थे कुछ, जिन्होंने सोनी को पेटेंट असाइन किया था। ब्लूरे बहुत कॉमन बेसिकली हुआ, इट लेड टू रेवोल्यूशन बेसिकली इन टेक्नोलॉजी। राइट, और वो इन्वेंशन थी भी बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत रिसर्चर्स लोग ब्लूरे लेजर बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर कभी सफल नहीं हो रहे थे। तो नाकामुरा को सोनी ने वैसे तो नॉमिनल जो वो बेनिफिट देते हैं वो दिए ही थे, बट फिर भी एक लॉसूट हुआ और सोनी ने उनको फिर और भी एक्स्ट्रा कुछ पे किया। राइट, बट टिपिकली वो नहीं सक्सेसफुल होते हैं। लाइक कंपनी को पेटेंट बिलोंग करता है, और कंपनी जो ये मान के चलती हैं, और आपको भी यही मान के चलना चाहिए कि जो कंपनी आपको सैलरी दे रही है एज अ पर्सन वर्किंग इन R&D और वर्किंग एज अ टेक्नोलॉजी, वो उसी में बेसिकली कंपनी के राइट्स इंक्लूडेड हैं कि आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो कंपनी के लिए इन्वेंशन फाइल कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब सिंपल होता है कि जब आप कंपनी छोड़ देते हैं, या इनफैक्ट उससे पहले भी, पेटेंट्स आपके नाम पे हैं बट आपके नहीं हैं। राइट, अब कुछ कंपनी की अलग पॉलिसी रहती है कि आप कंपनी में काम करते समय ही आप अपने इन्वेंशंस फाइल करना चाहें। सम कंपनीज में अलाउ यू टू डू दैट, बट इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप कंपनी के सामने सामने उनको दिखा कर ये करें, क्योंकि अगर आप कंपनी के पीछे से बेसिकली कंपनी में काम करते इन्वेंशन फाइल करेंगे तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि कंपनी लेटर आपको उस पर चैलेंज कर दे। सुनकर तो ऐसा लगता है आलोक की पेटेंट बनाना वाकई किसी स्पेशलिस्ट का काम है। क्या ये अक्सर पीएचडी या आर&डी में रुचि रखने वाले लोग ही कर पाते हैं? पहले तो क्वालिफिकेशन वाइज कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्कूल के स्टूडेंट्स भी कई बार पेटेंट्स लाइक फाइल करते हैं। तो R&D होना तो दूर की बात, PhD होना तो दूर की बात, एक 5वीं क्लास के छात्र भी बेसिकली पेटेंट को लाइक फाइल कर सकते हैं। बट होता क्या है इन प्रैक्टिस, आपको कुछ इन्वेंशन करनी है तो आपको कई बार लगता भी है कि ये आइडिया आपने नया सोचा है, बट लाइकली होता क्या है कि आपको जानकारी नहीं होती है कि वही आइडिया पहले कितनी बारी लोग सोच चुके हैं, उस पर एक स्टार्टअप बनाने की कोशिश कर चुके हैं, उसको कंपनी में ट्राई कर चुके हैं, सक्सेसफुल नहीं बना पाए, इस वजह से आपको पता नहीं है कि उसका ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट में है। कई बार ये भी होता है कि प्रोडक्ट मार्केट में होता भी है पर वो आपको बेसिकली मालूम नहीं होता है। तो ये बहुत बारी बेसिकली ऐसा हो जाता है कि आपके पास एनफ नॉलेज नहीं है। इट्स नॉट अबाउट क्वालिफिकेशन का कोई मैटर नहीं करता है, पर आपके पास, अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, आप उस तरह की चीज़ में काम नहीं कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री में नहीं हैं, तो आपके पास मोस्ट लाइकली वो ज्ञान ही नहीं होगा कि आप अपनी इन्वेंशन को ठीक आइडेंटिफाई भी कर सकें, या फिर आपको लगेगा बहुत बारी कि आपने वो इन्वेंट किया है जबकि वो पहले से एग्जिस्ट करता होगा। तो आप जिस भी फील्ड में पेटेंट
प्राप्त करने की सोच रहे हैं, कुछ भी इन्वेंशन सोच रहे हैं, इट बिकम्स नेचुरली इम्पॉर्टेंट कि आपको उस फील्ड का अच्छा खासा ज्ञान हो, अदरवाइज आपकी मेहनत, आपका खर्चा वो सब बेकार हो सकता है। आपने कहा आलोक की पेटेंट दाखिल करने के लिए प्रोटोटाइप बनाना जरूरी नहीं है, पर अगर आविष्कारक का विचार केवल एक आइडिया मात्र है जिस पर अमल करके नहीं देखा गया, तो ये यूजेबिलिटी के मानक पर खरा उतरेगा, ये कैसे साबित किया जाएगा? जी, वही 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 इंटरेस्टिंग सवाल है कि आपको साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस इन्वेंशन डिस्क्राइब करनी है, एग्ज़ामिनर उसको पढ़ेंगे। एग्ज़ामिनर आपसे आर्ग्यू भी कर सकते हैं कि देखो आप ऐसा कह रहे हैं बट ऐसा तो है नहीं, या फिर आप कह रहे हैं कि ये नॉवल है पर मेरे को तो ये 5 पेटेंट्स ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं जो कि सिमिलर हैं। तो वो आर्ग्यूमेंट पे बेसिकली होता है, एज़ फार एज़ आप कन्विंसिंग आर्गुमेंट कर सकते हैं कि देखो ये नॉवल है, ठीक है? इस तरह की कोई प्रायर आर्ट नहीं है, ये चीज़ नॉन ऑब्वियस है, ठीक है? आप इन्वेंशन को पूरी तरह डिस्क्राइब करें, आप उसकी यूटिलिटी उसमें समझाएं, ठीक है? तो जब तक आप वो सब बेसिकली कर रहे हैं, आपको कोई और साबित करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली क्लेम करने की ज़रूरत है। तो पेटेंट के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो क्लेम्स ही बेसिकली एक्चुअली होता है, जो कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इन्वेंटर कई बार मिस कर देते हैं। पेटेंट्स में जो डिस्क्रिप्शन जो दी जाती है वो मोस्ट क्रिटिकल पार्ट नहीं होती है। मोस्ट क्रिटिकल पार्ट होते हैं क्लेम्स, जो कि बहुत ही लीगल भाषा में लिखे जाते हैं। एक आम इन्वेंटर भी लिख सकते हैं अगर उनको कुछ एक्सपीरियंस है, बट अगर उनको एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप किसी पेटेंट लॉयर से बात करें, क्योंकि अदरवाइज आपका पेटेंट फाइल किया कराया भी बेसिकली बेकार हो सकता है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप वो सब क्लेम्स प्रॉपर्ली डिफाइन करें जिससे कि नॉवल्टी, नॉन ऑब्वियसनेस, यूजफुल सब नज़र आए। और कल को अगर ऐसा होता है कि आपके पेटेंट्स में कुछ गलत होता है जो कि उसकी यूटिलिटी को ख़राब कर देता है, तो वो आपका खुद का लॉस बनेगा। अगर आपको लगता है कि भाई आपकी इन्वेंशन आपको बहुत क्लियर नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप उस थोड़ा और डेवलप करें, प्रोटोटाइप उसके बनाएं। और उसमें भी एक कुछ टाइम लिमिट रहती है, ऐसा नहीं है कि आप 10 साल प्रोटोटाइप बनाने में लगा रहे हैं तो वो वैलिड नहीं रहेगा, राइट? तो आपको एक टाइमली बेसिस पे आप उसकी यूटिलिटी खुद समझ रहे हैं तो आप उस पर काम करें। पर दूसरी तरह अगर आपको लग रहा है कि भाई ये तो बहुत ही आपने चमत्कारी आविष्कार कुछ किया है, आपको लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस है कि सब कुछ सही है और वो इम्पोर्टेंट है, आप जल्दी से जल्दी उसको पेटेंट फाइल करना चाहते हैं, तो आपको बेसिकली प्रोटोटाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्सपीडाइटेड करके फाइल कर सकते हैं जिससे कि आप जल्दी से जल्दी उसका बेसिकली कुछ उसको आगे बढ़ा सकें। आपसे बात करके ऐसा लगा आलोक की पेटेंट के आइडिया की नॉवल्टी की जांच, साथ ही भाषा वगैरह के मामले में आविष्कारक को तो एक पेटेंट अटॉर्नी की मदद भी लगेगी ही। ये एक करियर विकल्प भी खासा दिलचस्प है। एग्जैक्टली, आपने आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। तो उसमें जो है पहली चीज़ आप खुद भी शुरुआत कर सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि इतना ट्रिकी होता है कि अनलेस आप उसको पूरी तरह समझें, आप जो है खुद लॉयर के साथ ही बेसिकली काम करें। ये चलता है कि आपने पहले कुछ बना के लॉयर को दे दिया अपनी ओर से, उसके बाद लॉयर को स्टडी करके उस पर क्लेम्स बेसिकली बनाएं। ये भी टेक्निकली पॉसिबल है, जबकि रिकमेंडेड नहीं है कि आप एक छोटा-मोटा तैयार करके एक सिंगल पेज में आप प्रोविज़नल पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। उसमें नुकसान कुछ होते हैं, प्रायोरिटी डेट का कई बार इश्यू बन जाते हैं, जिसकी मैं लीगल उसमें मैं नहीं घुसूँगा फ़िलहाल। रिकमेंडेशन मेरी यही रहेगी कि आप प्रोविज़नल पेटेंट को ना फाइल करके आप प्रॉपर तरीके से उसको अप्रोच करें, लॉयर के साथ काम करके नॉन प्रोविज़नल व्हिच इज़ फाइनल पेटेंट ही बेसिकली फाइल करें। बिकॉज़ प्रोविज़नल के बाद एक तो आपका टाइम खत्म हो जाता है, 1 साल का टाइम रहता है आपको नॉन प्रोविज़नल फाइल करने का। और दूसरा, अगर आपने प्रोविज़नल फाइलिंग में कुछ गलतियाँ कर दी हैं क्योंकि आप उसको ठीक से सोच नहीं पाए, ठीक से नहीं ड्राफ्ट कर पाए, तो उल्टा उसका नुकसान बेसिकली ज़्यादा हो जाता है। सेकंड जो आपने मुद्दा छेड़ा देवाशीष, सो इंडीड पेटेंट्स में बेसिकली कई तरह के प्रोफेशंस हैं, ना केवल बेसिकली ये, और हर किसी में लोगों की एक्सपर्टीज़ होती है। जैसे आपने कहा इन्वेंटर्स तो एक तरफ हो गए हैं, दूसरी तरफ पेटेंट अटॉर्नीज होते हैं जो कि पेटेंट फाइलिंग में हेल्प करते हैं। उसमें भी कुछ एक्सपर्ट होते हैं जो कि खाली पेटेंट सर्च में हेल्प करते हैं, ना केवल पूरी फाइलिंग। कुछ होते हैं जो कि पेटेंट्स के जो एग्जामिनर हैं उनसे नेगोशिएशन में एक्सपर्टीज रखते हैं। कुछ होते हैं जो कि खाली पेटेंट्स की वैलिडिटी या नॉन वैलिडिटी चेक करने में रखते हैं। कुछ स्पेशलाइज करते हैं जो कि किसी कंपनी का पेटेंट पोर्टफोलियो एनालाइज करते हैं। तो हर हर तरह के उसमें बेसिकली एक्सपर्टीज़ हैं, और ये सारी एक्सपर्टीज़ टेक्नोलॉजी के हिसाब से वेरी भी कर जाती हैं। जैसे कि डॉक्टर होने को तो बहुत सारे होंगे, बट एक डेंटिस्ट के पास एक स्पेशलिटी है तो वो उसका काम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। उसी तरह से पेटेंट फाइलिंग में इन्वेंटर्स के लिए ही नहीं, ये सब जो लॉयर्स हैं बेसिक जो कि पीछे काम कर रहे हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ बन जाती है। आप मुझसे कहेंगे कि मैं बायोलॉजी का कोई पेटेंट करूँ तो मेरे को उसकी समझ नहीं है, बट टेक्नोलॉजी की मेरे को बेसिकली समझ है। तो इसी तरह से बहुत ही नैरो फील्ड में एक्सपर्टीज़ बन जाती है। कोई बेसिकली पेटेंट बना रहे हैं जो कि
पानी की वाटर बॉटल्स में एक्सपर्टीज रखते हैं, प्लास्टिक्स में एक्सपर्टीज रखते हैं, उनको बेसिकली दे मे नॉट नो एनीथिंग अबाउट एआई और बेसिकली सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन। तो इस तरह से काफ़ी सारे रहते हैं। तो जो हमारे ऑडियंस में सुन रहे हैं, आप भी ये समझ के चलिए कि बेसिकली आपके पास पेटेंट्स लाइन में ही ना केवल एज एन इन्वेंटर बट इवन इन दिस अदर लाइन्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। ये भी कई बार देखा गया है कि कुछ लोग टेक्नोलॉजी में से इन्वेंटर स्टार्ट करते हैं और उनको पेटेंट्स का थोड़ा अच्छा लगता है कि बेसिकली कैसे कुछ हो रहा है, एंड दे टर्न टू बी बेसिकली पेटेंट लॉयर्स लेटर। तो उनकी वो टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी डोमेन में काम करके बन जाती है, फिर वो पेटेंट्स का आगे सीख लेते हैं, तो वो पेटेंट लॉयर बेसिकली बन जाते हैं। आपको मैं याद दिलाऊंगा, जहाँ तक मुझे याद है, आइंस्टाइन भी एक पेटेंट क्लर्क होते थे, राइट, जब उनकी पहली जॉब चल रही थी, और उसी समय पे उन्होंने अपने पेपर्स लिखे थे। अच्छा, एक थोड़ा अजीब सवाल करना चाहूंगा आलोक। जिस तरह से प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के मुकाबले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, तो क्या कुछ आविष्कारक पेटेंट भी इस तरह दाखिल करते हैं जिसे वे फिर समाज को निःशुल्क दे सकें? हाँ जी, हाँ जी। इस तरह की सारी तरह की चीज़ें होती हैं। मैं आपको कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल भी उसके बताता हूँ। तो पेटेंट्स जैसे अभी ओपन सोर्स में तो आपको बेसिकली क्या है कि आपने ओपन सोर्स करके उसको रिलीज़ किया। पेटेंट्स के केस में जैसे ही आप वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर देते हैं, वो बेसिकली पेटेंट के लिए इनएलिजिबल हो जाती है, क्योंकि वो पब्लिकली ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट? तो आप उस पे पेटेंट बेसिक कैसे फाइल कर सकते हैं कि वो कोई कोई इंसान आके कह सकते हैं कि भई वो तो आपने इन्फॉर्मेशन पहले ही मेरे को दे दी थी, तो मैंने आपका ही बेसिकली आपसे सीख के किया है, अब आप पेटेंट फाइल कर रहे हैं, तो आप मेरा क्या जो मैं एग्जिस्टिंग काम कर चुका हूँ, वो चेंज करूँ मैं? तो मोमेंट आप उसको पब्लिक कर देते हैं, तो वो पेटेंट एलिजिबिलिटी आपके लिए भी सबके लिए खत्म हो जाती है। तो इसी रीज़न से अगर आप खासकर कंपनी के पेटेंट पे काम कर रहे हैं, तो आप किसी को डिस्क्लोज़ ना करें। अगर करते हैं तो वो कंपनी के लॉयर्स के साथ करते हुए करें, राइट? तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि इन्वेंशंस के सेक लिए करते हैं, उनका बिज़नेस का उस तरह का कोई एंगल नहीं होता है। तो इनफैक्ट आई थिंक, जहाँ तक मुझे ध्यान है, कुछ-कुछ वायरलेस के पेटेंट्स बोस ने बेसिकली कुछ-कुछ करे थे, जिनको उन्होंने इन्वेंशन करने में कभी बेसिकली इंटरेस्ट नहीं रखा, और तो ऑब्वियसली पर उन्होंने उनको रिलीज़ कर दिया। कई कंपनीज़ ने, फेसबुक ने, गूगल ने पेटेंट, जैसे react.js है, उसका पेटेंट फेसबुक के पास है। बट जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन्होंने बेसिकली ऐसा कहा हुआ है कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे किसी के भी अगेंस्ट, बट वो डिफेंसिव तरह से फाइल करके रखते हैं कि कल को हमारे पर उल्टा कुछ आ जाए तो हम उसको यूज़ करके डिफेंड कर सकें। तो उसी वजह से वो पेटेंट बेसिकली फाइल करके रख देते हैं। तो इस तरह की सब जेनरॉसिटी वाइज सभी कंपनीज बेसिकली इंडिविजुअल बहुत इस तरह से करते हैं, और जिसमें कि वो पेटेंट्स का ट्रेड सीक्रेट वाला, जो मैं कह रहा था कि लोग ट्रेड सीक्रेट रखें, उसके वजह पेटेंट का मैकेनिज्म दिया गया, बट वो अपने गुडविल की वजह से पेटेंट खुद ही बेसिकली सब में बेसिकली बांट देते हैं। जो लोग आविष्कारक बनना चाहते हैं आलोक, इनोवेशन की राह पर चलना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर, बिल्कुल। मैं एक छोटी-सी बात मैं बताऊँगा। मैं इस पे मैंने सेमिनार भी मैं तैयार कर रहा हूँ इस पे। जब भी कोई इंसान पैदा होते हैं, वो सब एक बराबर होते हैं, राइट? जब श्रेया घोषाल छोटी-सी एक बच्ची थीं, उनको नहीं मालूम था वो कितनी बड़ी सिंगर बनेंगी। जब थॉमस एडिसन पैदा हुए थे, वो स्कूल में ज़्यादा अच्छा भी नहीं कर पा रहे थे। किसको पता था कि वो इतने बड़े इन्वेंटर बनेंगे? उनके 1000 से ऊपर पेटेंट्स हैं। आइंस्टाइन जब एक बच्चे थे, तो उनको उनके टीचर्स ने कहा था, "यू विल नेवर अमाउंट टू एनीथिंग", राइट? वो आइंस्टाइन बने। तो ये चीज़ें जो हैं, आपको खुद को भी नहीं मालूम है कि आपका पोटेंशियल क्या है। तो ये सब जो लोग बड़े बने हैं, इतने फेमस हुए हैं, ये सब भी उसी तरह से पैदा हुए थे, उसी तरह से इन्होंने सब कुछ सीखा, उसी तरह से सब कुछ किया। ये उनका खुद का पैशन होता है, उनकी खुद की समझ होती है, उनका कुछ वो होता है कि मैं वर्ल्ड में कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ। बिज़नेस एंगल भी नहीं होता है, मैं कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ। ज़्यादातर ऑफ़न ये देखा गया है कि बहुत सारे पेटेंट्स जो हैं, या पेपर्स निकलते हैं, वो 25 की एज में निकलते हैं। वो हो क्या रहा होता है कि बचपन से वो आइडियाज़ उनके दिमाग में घूम रहे होते हैं, बट उनको पता नहीं होता उसका करना क्या है। एंड बाय द टाइम दे टर्न 25 बेसिकली ईयर्स ऑफ एज, उनको समझ आ चुकी होती है। तो आइंस्टीन की थ्योरी उनके दिमाग में कहा गया है कि वो मिरर का एक्सपेरिमेंट वो सोचते थे 14 साल की एज में, राइट? और वही 25 साल की कुछ उम्र में जाके उनकी थ्योरी बेसिकली निकली। तो इसी तरह से कई बार देखा गया है कि आपके अंदर वो सवाल होते हैं, क्वेश्चंस हैं आपके अंदर कि भई ये चीज़ ऐसे क्यों है, वैसे क्यों नहीं है? तो सबसे इम्पोर्टेंटली मैं ये कहूँगा, आप उन सवालों को अपने अंदर जीवित रखें, उनको परस्यू करें, उन सब चीज़ों के आंसर्स हैं। आइंस्टाइन का ये कोट है कि मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट दिस वर्ल्ड इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिबल। आसान भाषा में उसको बोलें कि वर्ल्ड के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि वर्ल्ड को समझा जा सकता है। तो हमें बेसिकली कई सारी चीज़ें लगती हैं जो कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। जैसे हमारी 2 आँखें किस लिए हैं, 2 नॉस्ट्रिल किस लिए हैं,
राइट? हमारे बाल क्यों होते हैं, बाल कम क्यों हो रहे हैं, राइट? 36 ऐसी चीज़ें हैं, राइट? मेटल्स क्यों होते हैं, होते ही क्यों हैं मेटल्स, राइट? मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं, एयर क्यों नहीं करती? कुछ भी चीज़ आप बेसिकली लेके चलें तो उनके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस लाइक होते हैं जो कि ऑफन हम नहीं समझते हैं। तो आप अपने सवालों को जीवित रखें, उनको समझें, चीज़ को समझें, वर्ल्ड के इसके बारे में सोचें कि आप किसकी लाइफ में अपनी इन्वेंशन के थ्रू कैसे कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसको अपना पैशन बनाएं, उसको आगे बेसिकली परस्यू करें, अपने ड्रीम्स को परस्यू करें। पेटेंट बाय इटसेल्फ जो है वो एक सेकेंडरी चीज़ है जो कि उस प्रोसेस में आपको मदद करने के लिए है, वो बाय इटसेल्फ एक चीज़ नहीं है। तो आई थिंक देवशीष आपने शुरू में एक सवाल शायद पूछा था कि उसको आपको जॉब फाइल करने में हेल्प करेगी कि नहीं करेगी। तो मेरे हिसाब से आप बेसिकली उस तरह की एम लेके कि मेरे को जॉब इंटरव्यू में हेल्प करेगा, वो पेटेंट्स का एम नहीं होता है। आप पेटेंट्स को परस्यू करें, इन्वेंशंस को परस्यू करें वर्ल्ड का सुधार करने के लिए, वर्ल्ड में कुछ इंप्रूवमेंट लाने के लिए। यही मेरा मैसेज होगा। पेटेंट और इनोवेशन की दुनिया से हमें अवगत कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। या शुक्रिया आपको भी देवशीष मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। पॉड भारती, पॉड भारती, अपनी बोली अपनी बात। दुनिया रंग रंगीले बाबा, दुनिया रंग रंगीली। दुनिया रंग रंगीली में हमेशा की तरह कुछ मजेदार किस्से, कुछ ट्रिविया, कुछ अनोखे क्षण हमारी कामकाज की दुनिया से ही। 1950 के दशक में दक्षिण पूर्व एशिया के एक द्वीप बोर्नियो के दयाक लोग मलेरिया के प्रकोप से पीड़ित थे। इसलिए उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन को मदद के लिए बुलाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास एक रेडीमेड समाधान था, जो था द्वीप के चारों ओर डीडीटी की प्रचुर मात्रा में छिड़काव करना। डीडीटी के प्रयोग से मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को मार गिराया गया और क्रमशः मलेरिया का प्रकोप भी खत्म हुआ। पर इस प्रयोग के कुछ दिलचस्प साइड इफेक्ट निकले। पहला तो ये कि लोगों की घरों की छतें अचानक ही उनके सर पर भरभराकर गिरने लगीं। खोजबीन पर यह पता चला कि डीडीटी ने न केवल मलेरिया पैदा करने वाले मच्छरों को मार डाला, बल्कि परजीवी ततैया की एक खास प्रजाति का भी खात्मा कर डाला, जो छप्पर खाने वाले कैटरपिलर की आबादी को नियंत्रित करती थी। दयाक लोगों के घरों की छतें छप्पर यानी कि घास फूस से बनी होती थीं, सो ततैया के बिना कैटरपिलर फले फूले और ग्रामीणों की छतों को कुतरकर धाराशायी करने लगे। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। डीडीटी ने द्वीप के अन्य कीड़ों पर भी बहुत असर किया, जिन्हें इस इलाके की घरेलू छिपकलियां यानी गेको खाती थीं। डीडीटी का जैविक आधा जीवन लगभग 8 वर्ष है, इसलिए छिपकलियों के सिस्टम में ये लंबे समय तक रहता है। समय के साथ डीडीटी छिपकलियों के शरीर में जमा होना शुरू हो गया और इसे उन्होंने काफी अच्छी तरह बर्दाश्त भी कर लिया। पर द्वीप की निवासी बिल्लियां, जो छिपकलियों का शिकार करती थीं, डीडीटी सहन न कर सकी। बिल्लियां कम हुई तो द्वीप के चूहों की तो बल्ले बल्ले हो गई। बहुत जल्द दयाक लोगों को विश्व स्वास्थ्य संगठन को दोबारा फोन लगाना पड़ा, पर इस बार समस्या मलेरिया नहीं थी। कारण था प्लेग और उनके अनाज भंडार का विनाश, जो चूहों की अधिक जनसंख्या के कारण हुए थे। हालांकि इस बार विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास कोई रेडीमेड समाधान नहीं था और उसे इसका आविष्कार करना पड़ा। तो क्या किया WHO ने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बोर्नियो में 14,000 जीवित बिल्लियों को पैराशूट से ड्रॉप करने का फैसला किया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया कैट ड्रॉप, जो रॉयल एयरफोर्स के सौजन्य से पूरा किया गया और इसी से अंततः स्थिति ठीक हुई। श्रोता मित्रों, सोपान का ये अंक आपको कैसा लगा? हमें अपने विचार या वॉइस मैसेज हमारी वेबसाइट podbharati.com द्वारा भेजें। अगर आप हमारे आगामी अंकों में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे हमारी वेबसाइट पर दिए कॉन्टैक्ट फॉर्म से संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम हैंडल पर संदेश भेजें। अगले अंक तक के लिए देवाशीष की ओर से शुभकामनाएं।